Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic industrial dispute. So let's start. First of all, what is the meaning of industrial dispute? So ये दो वर्ड से बना है इंडस्ट्री एंड डिस्प्यूट. इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे वर्कर्स और मैनेजमेंट मिलके वर्क करती हैं. कौन कौन? दो जो मेन पार्टीज होती है इंडस्ट्री के अंदर वो क्या होते हैं? वर्कर एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होती है? जो हर चीज़ की पॉलिसीज़ बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है और उन्हीं के ऊपर वो वर्कर्स काम करते हैं. तो वर्कर्स के अंदर हमारे कौन आ जाते हैं? लेबर, जो वर्क कर रहे हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे क्या है? एम्प्लॉयज़, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं. और जिसके अंडर वो वर्क कर रहे हैं वो हमारे क्या होती है? मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयर. जो भी काम वर्कर करेंगे वो कितने अच्छे से कर रहे हैं, वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके अंदर क्या करेक्टिव एक्शन लेने हैं, वो काम क्या करती है? मैनेजमेंट. तो जिसके अंडर काम किया जाता है वो तो हमारे क्या होते हैं? एम्प्लॉयर. और जो पर्सन्स काम करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हमारी इंडस्ट्री को मिलके बनाते हैं और इसके अंदर दोनों मिलके काम करते हैं. डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? कोई भी कन्फ्लिक्ट होना, झगड़ा होना. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या हुआ? इंडस्ट्री के अंदर जो दो मेन पार्टीज़ हैं, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, इनके बीच में जब कोई झगड़ा होता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, उसी को क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप क्या हो गए? एक एम्प्लॉय हो गए. और जिस मैनेजर के अंदर, जिस मैनेजमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो वो आपके मैनेजर्स हो गए. तो अगर आपके रिलेशन आपके मैनेजर्स के साथ अच्छे नहीं हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है उसका इम्पैक्ट आपके वर्क पे पड़ेगा. अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो आप उतना अच्छे से काम नहीं करोगे, सारे एफर्ट्स नहीं डालोगे, बिकॉज आप उतने मोटिवेटेड नहीं हो. और जो नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है इंडस्ट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे. तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करें? इनको सॉल्व करें, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करें, सो दैट स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री कैन बी डन. So, what is the meaning of industrial dispute? Industrial dispute means any dispute or difference between employers and employers, between employers and workmen, or workmen and workmen. As I said, the two important parties are workers and employers. एम्प्लॉयर्स को ही हम क्या बोल देते हैं? मैनेजमेंट. और वर्कर्स ही क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़. ये दो हमारी क्या होती है? मेन पार्टीज़. और जो मेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है वो इन दोनों के बीच में ही होता है. कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू पार्टीज़ इज़ नॉन एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. बट अगर कोई ऐसा केस है कि जिसमें वर्कर्स का वर्कर्स के साथ ही डिस्प्यूट चल रहा है, कि कुछ पार्ट ऑफ वर्कर्स एक तरीके से हो गए, जैसे ग्रुप नहीं बन जाते वर्कर्स के, कि एक ग्रुप दूसरी साइड है, एक ग्रुप दूसरी साइड है, तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर आता है. और अगर एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं, उनके जो एम्प्लॉयर हैं, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जो लोग हैं, अगर वो भी बट जाते हैं, उनके अंदर भी ग्रुपिज्म आ जाता है, उनके अंदर भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर कंसीडर किया जाता है. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर तीन तरीके के बेसिक डिस्प्यूट कंसीडर किए जाते हैं. पहला जो वर्कर और एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है, दूसरा जो वर्कर्स और वर्कर्स के ही बीच में होता है, और तीसरा जो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है. सो उन हर केस को हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसीडर करते हैं. It is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or any other reason. So जो भी हमारे डिस्प्यूट होते हैं, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट हैं, झगड़े हैं, ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकते हैं. जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे भी हो सकते हैं, या किसी और वजह से भी हो सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? मनी से रिलेटेड, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड फैक्टर जिनकी वजह से डिस्प्यूट होते हैं, दैट आर इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर इज नीड ऑफ हायर वेजेस, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जितनी सैलरी या जितनी वेजेस आपको मिल रही हैं आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, उस वजह से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो आपको पर मंथ 20,000 मिलते हैं, बट आप एक्सपेक्ट करते हो कि आज के टाइम में जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है तो एटलीस्ट 30,000 आपको पर मंथ मिलने चाहिए.
तो इसका मतलब जो सैलरी या वेजेस आपको मिल रहे हैं आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, वो आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपके जो माइंड में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि इंडस्ट्री हमें उतना नहीं दे रही जितना हमें मिलना चाहिए, या जितने एफर्ट्स हम लगा रहे हैं हमें हायर वेजेस चाहिए, जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पैसे बचाने की सोचती है, बट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हमेशा अपनी जो वेजेस हैं उसे इंक्रीज़ करने की सोचते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। सेकेंड रीज़न ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर आर रिक्वायरमेंट फॉर अलाउंसेस एंड बोनस। हर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा होगा कि दिवाली आती है या कोई फेस्टिवल आता है, तब एम्प्लॉयज़ डिमांड करते हैं कि उन्हें बोनस मिलना चाहिए, अलाउंसेस मिलने चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस या अलाउंसेस नहीं प्रोवाइड करा रही है, या फिर जो फेस्टिवल टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्हें नहीं दे रही है, तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है, उनके बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो आपको वहाँ पे बोनस नहीं मिला, दिवाली बोनस नहीं मिला, और आपके फ्रेंड्स जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उनको दिवाली बोनस मिला है, तो वो आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट करता है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें अच्छे से सर्व नहीं कर रही, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंक्रीज हो सकते हैं। थर्ड इज़ शेयर इन इंडस्ट्रियल प्रॉफिट। ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है। ये क्या है कि जैसे जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ही रहता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज़ करती है और विद द वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, इस तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो कितना प्रॉफिट एम्प्लॉयर के पास रहेगा और कितना प्रॉफिट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, इसके शेयर को हमेशा ये डिस्प्यूट का रीज़न बना रहता है, क्योंकि दोनों पार्टीज चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेजर शेयर उनके पास हो। तो ये तो हमारे क्या थे, इकोनॉमिक फैक्टर जिनकी वजह से डिस्प्यूट हो सकते हैं, कि या तो उन्हें हायर वेजेस चाहिए बोनस और अलाउंसेस की वजह से, या इंडस्ट्रियल जो प्रॉफिट है उसके शेयर की वजह से। नाउ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं बट दैट आर नॉट रिलेटेड टू मनी, कि मनी के अलावा भी ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो सकता है। फर्स्ट इज़ वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग हार्स। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मानो वहाँ आपको सैलरी सही मिल रही है, आप 30,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको 30,000 मिल रही है, बट वहाँ की वर्किंग कंडीशन काफ़ी पुअर है और आपको बहुत ज़्यादा मीन्स ओवर वर्किंग करनी पड़ती है, जो वर्किंग हार्स हैं वो काफ़ी लेंदी है। तो वो भी आपको क्या कर सकता है, आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ ग्रीवियंस क्रिएट कर सकता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। देन मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ऑब्वियस सी बात है, मॉडर्नाइजेशन होगी, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा, तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि अब जो काम हमारे वर्कर्स कर रहे थे वो हमारी मशीन कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी कर सकती है। तो ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन जब एक इंडस्ट्री करती है तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस हो जाते हैं, नंबर ऑफ हेड्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी डिस्प्यूट हो सकता है, बिकॉज ले ऑफ करना पड़ता है, आपको लोगों को जॉब से निकालना पड़ता है, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हो गई, टेक्नोलॉजी काम करने लग गई, लोगों की ज़रूरत कम हो गई, वर्कर्स की ज़रूरत कम हो गई, वो भी क्या कर सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। पर्सनल इशू लाइक रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ, जो हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिट्रेंचमेंट होगी, ले ऑफ होगा। रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ का मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को एक साथ जॉब से निकालना। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी वजह से जिन्हें निकाला है और जो बच गए उनके अंदर भी एक फियर क्रिएट हो सकता है कि ये हमें भी कभी भी निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। देन पॉलिटिकल इशू, द ट्रेड यूनियन इन इंडिया आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ट्रेड यूनियन को रेगुलेट करती हैं, उनके अंडर ही वो वर्क करती है। और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, ट्रेड यूनियन का मिस यूटिलाइजेशन करती हैं या अनड्यू एडवांटेज लेती हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, जिसकी वजह से भी क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होते हैं। बिकॉज अगर पॉलिटिकल इशू पे ज़्यादा फोकस होगा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इशू ऑफ ट्रेड यूनियन, सो ऑब्वियस सी बात है जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएंगी। मिसकंडक्ट, अगर कोई भी मिसकंडक्ट किया जाता है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन में डिफाइंड है उसके अलावा कुछ गलत चीज़ की जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, किसी की भी साइड से हो सकती है, अगर मिसकंडक्ट होता है तो वो भी क्या कर सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट
क्रिएट कर सकता है। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उससे अलग आप कुछ कर रहे हो जो आपको अलाउ ही नहीं है, आप कोई ऐसा सिग्नेचर कर रहे हो जो आपको अलाउ है ही नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करना, तो उसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होंगे। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर एक एम्प्लॉय ऐसा काम करता है जो उसे अलाउ नहीं है तो मैनेजमेंट उससे गुस्सा होगी। ऐसा हो सकता है कि उसकी सैलरी कट किया जाए, उसे जॉब से निकाल दिया जाए। सो मिसकंडक्ट की वजह से भी क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन और वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन, कि अगर हम ट्रेड यूनियन को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसकी वीकनेस को मीन्स ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। रिकॉग्नाइज ना करने का मतलब क्या है कि या तो ट्रेड यूनियन बनी ही नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाई ही नहीं गई, उसकी वजह से भी वर्कर्स क्या हो सकते हैं, डिससेटिस्फाई हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। और अगर बनाई गई है तो उसे अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, यानी कि उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, उसकी जो वीकनेसेस हैं उसे हाईलाइट किया जा रहा है, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाज इकोनॉमिक फैक्टर, जिसके अंदर हमने मॉनेटरी फैक्टर को डिस्कस किया जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। देन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, जो बाकी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। नाउ थर्ड इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो भी ऐसे काम कर सकती है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, जैसे कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का यूज़ करना। जैसे मिसकंडक्ट में हमने एग्जांपल लिया था कि एम्प्लॉय कोई गलत काम करता है तो उसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। सिमिलरली, अगर हमारी मैनेजमेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस करती है, ऐसे काम करती है जो फेयर नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। इन इफेक्टिव सुपरविजन, बिकॉज मैनेजमेंट का काम होता है सुपरवाइज करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। अगर वो अच्छे से सुपरविजन प्रोवाइड नहीं कर रही, वर्कर्स को अच्छे से समझाया नहीं जा रहा, डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड की जा रही कि किस तरीके से क्या काम करना है, तो ऑब्वियसली काम में गलतियां होंगी और फिर उन्हें अगर डांट सुनने को मिलेगी तो वो भी डिससेटिस्फाई होंगी और ऑर्गेनाइजेशन भी डिससेटिस्फाई होगी कि काम अच्छे से नहीं हो रहा। तो अगर सुपरविजन अच्छे से नहीं होता है मैनेजमेंट की साइड से, तो वो भी इन इफेक्टिव सुपरविजन की वजह से हमारी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो क्रिएट हो सकता है। देन वोलेशन ऑफ एक्सेप्टेबल नॉर्म्स, ऐसी नॉर्म्स जो डिसाइड की गई थी कि इस तरीके से सुपरविज़न किया जाएगा, फ्रेंडली रिलेशन बनाए जाएंगे, क्या एथिक्स, क्या वैल्यूज़ फॉलो की जाएंगी, अगर मैनेजमेंट उन्हें फॉलो नहीं करती है उसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। सो फर्स्ट हमने जो कॉजेज़ ही हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कि किस किस रीज़न की वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। पहले हमने इकोनॉमिक कॉजेज़ किए, देन हमने नॉन इकोनॉमिक कॉजेज़ किए, देन हमने देखा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से हो सकता है। नाउ फोर्थ इज ट्रेड यूनियन प्रैक्टिसेस, कि जो हमारी ट्रेड यूनियन है उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैं वो अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ राइवलरी अमंग यूनियन, कि जो हमारी यूनियन है उसके बीच में काफ़ी राइवलरी है, हमारी ट्रेड यूनियन के अंदर ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब लेबर से मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाई गई ताकि वो लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट के साथ क्या ही डिबेट करेंगे या क्या ही कम्युनिकेट करेंगे। अगर उनकी राइवलरी खुद के साथ ही चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होगा। नॉन कोऑपरेटिव अप्रोच, कि जो ट्रेड यूनियन है वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी ही नहीं है। मीन्स अगर मान लो वो लेबर के लिए कोई चीज़ चाहते भी हैं कि लेबर को बोनस दिया जाए, तो मान लो वो 5,000 के बोनस की डिमांड कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के पास उतनी लिक्विडिटी नहीं है कि वो उतने पैसे प्रोवाइड कर सकें हर एक लेबर को। तो अगर वो बोनस शेयर इशू करने की सोचते हैं या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनका प्रॉफिट में आगे मार्जिन बढ़ा दिया जाए, कोई भी चीज़ पे अगर ट्रेड यूनियन जो है वो कोऑपरेशन दिखाती नहीं, मीन्स जो उसने सोच रखा है उसी पे रिजिड रहती है, उसे चेंज करने के लिए अलाउ भी नहीं करती, तो वो भी एक क्या है, एक अच्छी अप्रोच नहीं है यूज़ करना। नॉन कोऑपरेटिव अप्रोच की वजह से भी क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि भाई वो काम करेगी बट फिलहाल उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो किसी और चीज़ से, सब्सटीट्यूट से भी काम किया जा सकता है, बट ट्रेड यूनियन उसे मानने के लिए रेडी नहीं है, तो वो डिस्प्यूट को और बढ़ा रहे हैं। एंड लास्ट इज लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर, कि लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से भी क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ, एक लॉ की बजाय नंबर ऑफ लॉज हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और कई बार वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। एक लॉ कुछ और बोल रहा होता है, दूसरा लॉ कुछ और बोल रहा होता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। या फिर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, की पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट।
सबसे पहले हमने मीनिंग देखा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते क्या हैं, मेनली किन पार्टीज़ के बीच में होते हैं, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। व्हाट आर द कॉजेज़, वो हमने देख लिए कि किस किस रीज़न की वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। नाउ जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहे हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैं, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे। तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज में फर्स्ट है हाई इंप्रेशन। हाई इंप्रेशन मीन्स डिस्प्यूट ब्रिंग न्यू इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। कि अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उससे हमें एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। जैसे हम नॉर्मली वर्क करते हैं, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ कोई बोलता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि किस तरीके की चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो हमें एक हाई इंप्रेशन मिलने का मीन्स एक अच्छा इंप्रेशन भी जाता है वर्कर्स का, अगर वो काफ़ी वैलिड होता है, और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे मिसकंडक्ट हो रहा है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड इज़ न्यू आउटलुक, कि अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम का पता चलता है, जिससे हम कुछ नया अडॉप्ट कर पाते हैं, क्रिएटिविटी को ये एनहांस करता है। क्लियर एक्सप्लेनेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर होते हैं तो उसकी वजह से हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। अगर एक डिस्प्यूट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी को ऐसा लग रहा है ना कि कुछ गलत हो रहा है। अगर वो गलत ये सिर्फ अपने माइंड में लेके चले कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, तो उसका माइंड सेट ये बन जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इलीगल, कुछ अनफेयर काम कर रही है। बट अगर वो डिस्प्यूट सामने आ जाए और उस पर अच्छे से कम्युनिकेशन हो, उसके ऊपर अच्छे से बार्गेनिंग की जाए, तो क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिल जाती है, वर्कर्स की तरफ से मिल जाती है, जिससे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाते हैं। एंड एज आई सेड, क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं, बिकॉज डिस्प्यूट हुआ है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, और सॉल्यूशन के लिए हम वेरियस क्रिएटिव मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन से सफ़र कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज फीलिंग ऑफ डिफीट। डिस्प्यूट क्रिएट डेप्रीवेशन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज एज दे रिमेन इन फियर दैट दे मे बी डिफीटेड इन अदर टर्म्स ऑफ अथॉरिटी और पावर। कि उन्हें लगता है मैनेजमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, ज़्यादा पावर है, हम उनके खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं, बट ये हमें ही हारना पड़ेगा, एट लास्ट हमें ही क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा इनके सामने, और जो ये कह रहे हैं वही मानना पड़ेगा। तो अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं तो वो फीलिंग ऑफ डिफीट क्रिएट करते हैं इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज। डिस्टेंस बना देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके बीच में कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, तो मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ का रिलेशन है उसके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, क्योंकि डिस्प्यूट हो रखा है तो वो अपना पूरा एफर्ट्स नहीं डाल पाते, अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है एंड कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। लेबर टर्नओवर, डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि इनके साथ झगड़ने से अच्छा है हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर दें, किसी और इंडस्ट्री में काम करना शुरू करें, और वो इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। प्रॉब्लम मेकिंग एटीट्यूड। प्रॉब्लम मेकिंग एटीट्यूड यानी कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सक्सेस के साथ सर्वाइव करे, तो आप चाहोगे कि हर एक पर्सन का जो एटीट्यूड है ना काम के टुवर्ड्स वो पॉजिटिव हो। बट डिस्प्यूट की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाए और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाए। चेंज इन इंटेंशन। अगर वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट है तो उनकी एक दूसरे के टुवर्ड्स इंटेंशंस चेंज हो जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव इंटेंशंस बन जाती हैं। हमेशा वो एक दूसरे में फिर कमियां ही निकालने लग जाते हैं कि यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रही, या फिर इस फेज़ पे भी ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, और फिर मैनेजमेंट क्या सोचती है कि वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी भी नहीं कर रहे, क्वालिटी भी सही नहीं है, तो जिसकी वजह से उनकी इंटेंशन की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नाउ सेटलमेंट मशीनरीज फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया, कि किस तरीके से हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जो भी डिस्प्यूट हैं। तो क्या क्या सेटलमेंट मशीनरी है। फर्स्ट इज कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड कॉन्सिलिएशन बोर्ड। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स आर ब्रोट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद अ व्यू ऑफ परसुएड देम टू कम म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एग्रीमेंट। कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है उसे सॉल्व करने के लिए एक थर्ड पर्सन अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ताकि वो क्या कर सके, उन्हें हेल्प कर सके अपना जो भी उनका झगड़ा चल रहा है, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। वो कॉन्सिलिएशन होता है। अब कॉन्सिलिएशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो ऑफिसर या बोर्ड। सबसे पहले जो भी हमारा डिस्प्यूट है ना वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास जाता है। जो हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है वो एक पर्सन को अपॉइंट करती है जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होता है। वो क्या करता है,
एज अ मेडिएटर रोल प्ले करता है। इसका काम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं होता, बस एक जो भी हमारी पार्टीज़ हैं, वर्कर और मैनेजमेंट, उनको एडवाइस देना, सजेशंस देना, ताकि वो सॉल्यूशन पे पहुंच जाए। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर का यही काम होता है, और ये काम इसे 14 दिन के अंदर अंदर उसकी जजमेंट प्रोवाइड करनी होती है कि भाई वो सॉल्व कर पाया या नहीं कर पाया, उन्हें एंड सॉल्यूशन पे पहुंचा पाया नहीं पहुंचा पाया। ये जो पर्सन है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, ये ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट मेंबर हो या टेम्परेरी हो, ये डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एक पर्सन है वो परमानेंट रहेगा, इसका मतलब आगे अगर डिस्प्यूट हुए तो भी ये हेल्प करेगा इन दोनों पार्टीज़ को कि ये अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके बाय हिज सजेशंस एंड आइडियाज़। और एक पर्टिकुलर केस के लिए करना चाहते हैं तो हम टेम्परेरी भी कर सकते हैं। बट अगर कंसिलिएशन ऑफिसर सॉल्व नहीं कर पाया तो वो वाला केस या वो डिस्प्यूट किसके पास चला जाता है? कंसिलिएशन बोर्ड। जैसे कंसिलिएशन ऑफिसर सिर्फ एक सिंगल पर्सन था, कंसिलिएशन बोर्ड क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन। द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन इज नॉट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। ये परमानेंट नहीं हो सकता। जैसे कंसिलिएशन ऑफिसर परमानेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप टेम्परेरी चाहते हो या परमानेंट चाहते हो, बट कंसिलिएशन बोर्ड कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। ये एक पर्टिकुलर थिंग के लिए ही बनाया जाता है, केस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, उसके लिए कंसिलिएशन जो बोर्ड है वो बनाया गया है। ये 2 मंथ के अंदर अंदर जजमेंट प्रोवाइड करता है, और इसके पास वो सारी पावर होती हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 और 4 अदर मेंबर्स। एज आई सेड कि जो हमारा कंसिलिएशन ऑफिसर है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन होगा। बट ये क्या है? कंसिलिएशन बोर्ड, कि जब एक इंडिविजुअल पर्सन सॉल्व नहीं कर पाया तो एक बोर्ड सॉल्व करेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन होंगे, जिसमें से एक चेयरमैन होगा। द चेयरमैन हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू एनी पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट। कि जो चेयरमैन है इस बोर्ड का, वो कभी भी किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ना तो वो वर्कर्स को जानता हो, ना उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचता हो, तभी वो क्या करेगा? एक फेयर डिसीजन लेगा। अगर मान लो वो मैनेजमेंट में से किसी को जानता है तो ऑब्वियसली उसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बन जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि वो अनफेयर डिसीजन ले ले। इसलिए चेयरमैन जो है वो कभी भी किसी भी इंटरेस्ट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। नाउ अगर चेयरमैन भी सोल्व ना कर पाए, यानी कि जो हमारा कंसिलिएशन बोर्ड है वो भी सोल्व ना कर पाए, तो वो किसके पास जाता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इन अ केस ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग फेल टू रिजोल्व अ डिस्प्यूट, द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाया जाता है, वो भी कौन बनाती है? गवर्नमेंट। और ये कितने दिनों में जजमेंट प्रोवाइड करते हैं? 6 मंथ में अपनी जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1 इंडिपेंडेंट पर्सन और ऑफ सच मेंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन एज टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट को जितना लगता है कि एक पर्सन हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जो उसके ऊपर स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो अभी तक हमने सिर्फ एक मेजर किया है जो सेटलमेंट मशीनरी है सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, वो क्या है? कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का सिंपल मतलब क्या है? कोई थर्ड पार्टी आके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, सॉल्यूशन तक पहुंचने में हेल्प करे। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला कंसिलिएशन ऑफिसर, फिर कंसिलिएशन बोर्ड, एंड थर्ड इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले डिस्प्यूट कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाता है। ऑफिसर क्या है? टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इसके पास भी वो पावर्स होती हैं जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं, और 14 दिन के अंदर इन्हें क्या करना होता है? जजमेंट प्रोवाइड करना होता है। अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते तो किसके पास डिस्प्यूट चला जाता है? कंसिलिएशन बोर्ड के पास। उन्हें 2 मंथ्स के अंदर जजमेंट प्रोवाइड करनी होती है। उनके पास भी क्या होता है? जो सिविल कोर्ट के पास होती है वही सारी पावर्स होती हैं, बट इसके अंदर क्या है? एक बोर्ड है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जिसमें से एक चेयरमैन है जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर ये भी सॉल्व नहीं कर पाए तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास जाते हैं। वो क्या करते हैं? 6 मंथ के अंदर डिटेल्ड उस पर स्टडी करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। अब कंसिलिएशन, मान लो कंसिलिएशन के अंदर जो तीनों चीज़ें आती थी वो तीनों डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट हमारा किसके पास जाता है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के थ्रू उसे सॉल्व करने पे फोकस किया जाता है। आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी लिसन टू द डिस्प्यूटिंग पार्टी, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्प्यूट एंड मेक अ डिसीजन टू बी बाइंड बोथ द पार्टीज। अब आर्बिट्रेशन में भी एक थर्ड पार्टी आती है और वो क्या करती है? सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में डिफरेंस क्या हुआ? कंसिलिएशन में क्या होता है? मैंने बार बार बोला था कि उनका काम सॉल्यूशन देना नहीं होता, उनका काम हेल्प करना होता है कि दोनों पार्टीज सॉल्यूशन पे पहुंच जाए। बट आर्बिट्रेशन का काम सॉल्यूशन देना ही होता है। ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और दोनों पार्टीज को बाइंड करते हैं कि वो उस सॉल्यूशन पे काम करें और फॉलो करें।
It differ from conciliation in the sense of arbitration. The arbitrator give the decision on dispute. As I said कि ये हमें decision और solution provide करते हैं, और conciliator सिर्फ help करता है, facilitate करता है कि हम किसी decision पे पहुंच जाएं. अब आर्बिट्रेशन भी दो तरीके का होता है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड कंपल्सरी या मैंडेटरी आर्बिट्रेशन. तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? इन दिस आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय बोथ द पार्टीज थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, कि जो वर्कर और मैनेजमेंट है वो खुद नेगोशिएट करके क्या करते हैं, किसी न एक पर्सन को चुन लेते हैं आर्बिट्रेशन के लिए. वो हमारा क्या होता है? वॉलंटरी आर्बिट्रेशन. और मैंडेटरी आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर गवर्नमेंट चुन के देती है. अब अगर ये भी उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते तो लास्ट हमारा क्या आता है? एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन इज़ द अल्टीमेट रेमेडी फॉर सेटलमेंट, कि ये हमारी अल्टीमेट रेमेडी है, इनके बाद कोई नहीं होता सेटलमेंट करने के लिए. सबसे पहले कंसिलिएशन. कंसिलिएशन में सबसे पहले हमारे कंसिलिएशन ऑफिसर के पास गया, वो नहीं सोल्व कर पाए 14 दिन के अंदर, तो कंसिलिएशन बोर्ड के पास गया. 2 महीने में वो भी नहीं सोल्व कर पाए तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास गया. 6 महीने के अंदर वो भी नहीं सोल्व कर पाए तो आर्बिट्रेटर को मिल गया. अब आर्बिट्रेटर के अंदर वॉलंटरी एंड मैंडेटरी, अगर वो भी नहीं सोल्व कर पाए तो लास्ट ऑप्शन होता है एडजुडिकेशन के पास जाना. और मान लो आर्बिट्रेटर ने सोल्व कर दिया बट आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो एडजुडिकेशन तक जाया जा सकता है, बट इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं होता. इन्होंने जो आपको डिसीजन दिया है वो दोनों पार्टीज को फॉलो करना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है. एडजुडिकेशन इज द अल्टीमेट रेमेडी, यानी कि लास्ट रेमेडी है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंडिया. एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी रेफर्ड टू एडजुडिकेशन बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डिस्प्यूटिंग पार्टीज एंड द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेफर अ डिस्प्यूट. यानी कि या तो दोनों पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं कि वो एडजुडिकेशन के थ्रू सॉल्व करेंगी, या गवर्नमेंट भी उन्हें फोर्स कर सकती है कि आप अपने इस डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के थ्रू सॉल्व करो. इसके अंदर क्या आते हैं? हमारे कोर्ट जो बने हुए हैं उसके थ्रू आप क्या करते हो? ट्रिब्यूनल या कोर्ट के थ्रू अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करवाते हो, दैट इज एडजुडिकेशन. वो हमारा लेबर कोर्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो सकती है, या नेशनल ट्रिब्यूनल हो सकती है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, दैट इज एडजुडिकेशन. नाउ प्रिवेंटिव मशीनरीज फॉर हैंडलिंग डिस्प्यूट. हमने सबसे पहले क्या किया? मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, देन उसके क्या क्या कॉजेज थे, जैसे इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, देन उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट किए. उसके बाद हमने क्या किया कि किस तरीके से उन्हें सोल्व किया जा सकता है. तो सोल्व करने के अंदर कुछ सेटलमेंट मशीनरी होती हैं और कुछ प्रिवेंटिव मशीनरी होती हैं. तो सेटलमेंट क्या होती हैं? जो मीन्स हमें, ये हमारे लिए ऑप्शनल है प्रिवेंटिव मशीनरी, और सेटलमेंट एक सीक्वेंस में फॉलो करती हैं जो स्टैट्यूटरी है, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग है. उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हम कॉन्सिलिएशन के थ्रू कर सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, उनसे भी नहीं हुआ तो आर्बिट्रेशन, उनसे भी नहीं हुआ तो एडजुडिकेशन जो फाइनल है. उसके बाद हम किसी और चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इन लीगल चीज़ों में नहीं फंसना चाहती, सिंपली अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहती है, तो वो इन प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ कर सकती है, जैसे कि नेगोशिएशन के आपस में ही डिस्कस किया और सॉल्व कर लिया. स्टैंडिंग ऑर्डर्स या कोड ऑफ डिसिप्लिन, इन दोनों का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन पे फॉलो करके ही हम डिस्प्यूट को सॉल्व कर लें. जैसे अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो हम ये कहें कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से लिखा हुआ था कि इतनी ही सैलरी मिलेगी, तो अब डिस्प्यूट करने का कोई चांस ही नहीं है. तो स्टैंडिंग ऑर्डर या कोड ऑफ डिसिप्लिन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो. कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि दोनों मिलें, उसके ऊपर डिस्कशन करें और उसके बाद सॉल्व करें. ट्रेड यूनियन की हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो. जॉइंट कंसल्टेशंस, यानी कि कुछ ग्रुप जॉइंट कंसल्टेशंस बना दी जाएं जिसके अंदर 3-3 मेंबर्स होते हैं या 6-6 मेंबर्स होते हैं दोनों पार्टीज़ के, वो डिस्कस करते हैं और उसके थ्रू सॉल्व करते हैं. या ग्रीवियंस प्रोसीजर, कि वो रियल ग्रीवियंस है या नहीं, और उसके थ्रू ग्रीवियंस प्रोसीजर के थ्रू हम क्या करें? सॉल्व करें, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में हर किसी को डिस्कस कर चुके हैं. ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज mention in comment section. Thank you. Keep supporting.